अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद आपने अच्छे वाला कमेंट भी करना है। तो व्यूवर्स चलें, वो मेरे मार्कर्स किधर हैं। अच्छा, आज का जो है हमारा आर्टिकल बेसिकली वो है एनालिसिस के बारे में हमने बात करनी है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो वेरी सेकंड लेक्चर है दैट इज़ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो हम एनालिसिस की बात करते हैं। व्यूवर्स देखें, जो एनालिसिस जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है तज्ज़िया करना, मतलब डिटेल्ड एग्जामिनेशन। जब हम किसी चीज़ की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब है तज्ज़िया करना। तो व्यूवर्स, अब आम तौर पे ये जो टीवी एंकर्स होते हैं, टीवी एंकर जो उनको हम एनालिस्ट कहते हैं। बेसिकली वो सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, तो वो एनालिस्ट होते हैं। इसी तरह से ये वर्ड एनालिसिस जो है इसका लफ्ज़ी मतलब है तज्ज़िया करना। अब उसके बाद एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्यूवर्स, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमें जस्ट क्वालिटी बताता है, टेल्स ओनली अबाउट क्वालिटी। लेकिन गाइस, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो वो हमें क्वांटिटी भी बताएगा। अब इन दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करके। देखिए, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ जी मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है जी, आई जस्ट लव टी। तो अब देखें ना, चाय की हम बात करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक कप दूध लिया, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से टी लीव्स मैंने उसके अंदर डाल दी, जिसको आमतौर पे पत्ती कहते हैं, तो वो मैंने डाल दी, मैंने चाय बना ली और पी ली। तो मैंने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताई, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट क्वालिटी। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन व्यूवर्स, जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने 250 ग्राम्स मिल्क लिया, या 250 ml कह सकते हैं, 250 ml मैंने मिल्क लिया, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम्स शुगर डाली है, 5 ग्राम उसके अंदर मैंने टी लीव्स डाले हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं कि मैं क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इसके अलावा व्यूवर्स, जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आप मेडिसिन परचेज़ करते हैं या मल्टीविटामिन्स परचेज़ करते हैं, तो उसकी बॉटल के ऊपर आप एक साइड पे देखें, उसकी कॉम्पोजिशन लिखी होती है। उस कॉम्पोजिशन में बताया जाता है कि जो विटामिन सी है वो कितने % है, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें B1, 2, 3 वगैरह वो कितने % हैं। तो वो भी बेसिकली क्वान्टिटीज़ ही होती हैं। तो व्यूवर्स देखें, यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो फिर हमें दो तरीक़ों से मिलता है। एक तो हम मैसेज फाइंड करते हैं, मैसेज की फॉर्म में दिया होता है ग्राम्स में, दूसरा परसेंटेजेस में दिया होता है। अब ग्राम्स का तो ठीक है, हमें पता चल जाता है, लेकिन परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। व्यूवर्स, जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन आ कंपाउंड। अब एक कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट कितने % मौजूद है उसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल रफली कह लें, मैं कहता हूँ जी जैसा कि मैंने अभी चाय की बात की, तो चाय में 3 कंपोनेंट मैंने बताए, चीनी है, पत्ती है, दूध है। तो मैं कहता हूँ उसमें जो दूध है उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह से हम केमिस्ट्री में एग्जांपल लें तो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। व्यूवर्स, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, लेट्स सपोज, तो हम कहते हैं कार्बन की परसेंटेज सबसे हाई है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली कैलकुलेट किस तरह से की जाती है, उसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू मैस ऑफ द एलिमेंट ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड, जिस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो इसमें जो कार्बन है इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कार्बन का मैस ओवर पूरे कंपाउंड का मैस इनटू 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। व्यूवर्स, परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 जो है आई थिंक पेज नंबर 6 और 7 पे होगी, आप वो देख लीजिएगा। तो एग्जांपल 2 जो है उसमें वो कहता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है 3 लाइंस की, वो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। कहता है कि ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है, उसका मैस है 8.657 ग्राम्स। जब उस कंपाउंड को ब्रेक किया गया तो उसके अंदर कार्बन है 5.217 ग्राम्स, उसके अंदर हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम्स, उसके अंदर ऑक्सीजन है 2.478 ग्राम्स। उसने कहा है जी उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करें। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वही रहेगा, मैस ऑफ द एलिमेंट ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो व्यूवर्स देखें, हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं कि
mass of carbon that is 5.217 ये आ गया, ओवर कंपाउंड का mass that was 8.657 ये आ गया, into 100 जब सॉल्व करते हैं तो 60.26 आता है। इसके साथ गाइज आप परसेंटेज लगाएंगे, इसका यूनिट है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें उसने इसके साथ आंसर लिखा हुआ है जो कि गलत है। आपने इसके साथ आंसर नहीं लिखना, आपने इसके साथ परसेंटेज का साइन देना है। अच्छा जी, अगर आप आंसर लिखेंगे तो वो गलती कंसिडर होगी। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 0.962 ग्राम्स ये मैस है हाइड्रोजन का। हियर वी हैव हाइड्रोजन का मैस है, ये हाइड्रोजन का मैस जब इसको हम यहाँ न्यूमरेटर में रखते हैं डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस दैट इज़ 8.657 इंटू 100, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी परसेंटेज आती है 11.11। यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन लगाएंगे, आप आंसर नहीं लिखेंगे, बुक में गलत है। उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन का मैस देखें कितना है, दैट इज़ 2.478 ओवर 8.657 है, इंटू 100 कर देते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 28.62%। तो 28.62% जो है वो ये इसका परसेंटेज आ जाता है। तो व्यूवर्स यहाँ पर देखें, हमने तीनों के परसेंटेजेस निकाल लिए। इसका मतलब है जो भी कंपाउंड था, कंपाउंड का नाम एग्जाम्पल में नहीं दिया गया, वट जो भी कंपाउंड था उसके अंदर 60.26% कार्बन है, 11.11% हाइड्रोजन है और 28.62% जो है वो ऑक्सीजन है। लेकिन व्यूवर्स अब हमने क्वेश्चन तो कर लिया, अब यहाँ तक अगर आपको पेपर में आता है तो आप इसको यहीं तक लिखेंगे, लेकिन आप ये फाइंड करना चाहते हैं क्या आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन का एक तरीका है। वो क्या है, आप सारी परसेंटेजेस को एक जगह पे लिख लें, मतलब 60.26 ओवर यहाँ पर साथ में 11.11 लिख लें एंड लास्ट वन 28.62 लिख लें, आंसर इज़ 99.99। गाइस ये आंसर मोर देन 100 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हम 100 में से देखते हैं, तो जब आंसर मोर देन 100 आ जाएगा इसका मतलब है कि आपने जो आंसर्स कैलकुलेट किए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1 जो है ये मैं पहले लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया, तो हम अब एग्जाम्पल 1 को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखें गाइस, एग्जाम्पल 1 है, उसमें कहता है कि आपके पास नियॉन जो है, नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब व्यूवर्स, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है, आपने वो याद नहीं करना। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बस मैं बता देता हूं कि ये है क्या चीज़। व्यूवर्स, हम आम तौर पे जब किसी स्टेबल एटम का मास लेते हैं वो होता है एटॉमिक मास, लेकिन जब हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसके आइसोटॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कार्बन है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं नियॉन की, तो इनके 3 आइसोटॉप्स हैं, तो इनका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास नहीं, वो एवरेज मास भी ले लिया जाता है बाज़ औक़ात। अब एवरेज मास में हम करते क्या हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो देख लें। वो ये है कि परसेंटेजेस को हम एटॉमिक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो जो मास आता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की जो टर्म है जस्ट आइसोटॉप्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसकी डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, लेकिन ये एग्जाम्पल 1 जो दी हुई है उसके नीचे वो आपने करनी है। तो व्यूवर्स देखें, उसमें है कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ नियॉन 1020 वो है 92.90%। परसेंटेज ऑफ 21 नियॉन 21 है 0.26%। परसेंटेज ऑफ नियॉन 22 दैट इज़ 8.82%। अब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसमें हमने फाइंड करनी है, तो व्यूवर्स उसका फार्मूला है एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का परसेंटेज ऑफ नियॉन 20 इनटू इट्स मास नंबर 20 मल्टीप्लाइड बाई 90.92, ये गलत लिखा गया, 92.9 आना है, 92.90 मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास नंबर। इसी तरह प्लस कर दें दूसरा आइसोटॉप जो है, दूसरे आइसोटॉप की हम परसेंटेज लेते हैं, ये 0.26 मल्टीप्लाइड बाई इट्स मास नंबर 21 प्लस तीसरा आइसोटॉप उसकी परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई कर दें उसके मास नंबर के साथ, इनका आंसर जो है उसको ऐड करें और उसको 100 पे डिवाइड कर दें। जब 100 पे डिवाइड कर दें आंसर इज़ 20.18 AMU। अब व्यूवर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ये लाजमी तौर पे आता है पेपर में, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। आपने इसके आंसर में जस्ट इतना लिखना है जितना मैंने लिखा है, आपको एडिशनली बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। अब पहली तो बात है ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता आवाम को।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसकी सेंस क्या है, कहता है कि हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब वो कहता है कि 20.18 आ गए, ये तो किसी भी एक भी एटम का मैस नहीं है, तो हो भी नहीं सकता गाइस। या तो किसी जो हमने फॉर एग्जांपल एक सैंपल लिया नियॉन का, उसके अंदर 3 तरह के एटम हैं, या तो मैस 20 हो सकता है, या 21 हो सकता है, या 22 हो सकता है। अब वो कहता है कोई एक भी एटम हमें ऐसा नहीं मिलता कि जिसका मैस 20.18 हो। उसकी वजह क्या है कि 20.18 किसी एक एटम का मैस नहीं है। ये तो हमने सारे एटम्स के मैस की उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने उसकी एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस निकाली है। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस किसी के भी बराबर नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हैं, एक का वेट है 70 kg, एक का वेट है आप कह लें 75 kg। अब आप दोनों के एवरेज ले लें, 70 + 75 करें, हाफ करें, 72.5 आएगा। अब 72.5 जो है एग्जैक्टली किसी एक भी पर्सन का मैस नहीं है, क्योंकि वो तो एवरेज है दोनों की। इसी तरह से ये फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मैस होता है, किसी एक इंडिविजुअल आइसोटॉप का या एटम का ये मैस नहीं हो सकता। तो गाइज इसके अंदर जो एग्जांपल 1 से पहले रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स का भी एक टॉपिक दिया हुआ है, इससे पहले जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस का भी एक टॉपिक दिया हुआ है। आपने ना रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स की डेफिनेशन याद करनी है, ना ही आपने फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस की डेफिनेशन याद करनी है। जस्ट इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जब ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे, आप नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे हेंस नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ मैस ऑफ 20.18 AMU। तो व्यूअर्स यहाँ पर बस नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ आपने याद क्या करना है। देखिए इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ये सारा जस्ट कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने इस साइड पे लिखा है, इसमें से जस्ट आप परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आपको परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसकी स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन की, वो आपने पेपर में ये सॉल्व कर देना है, और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो आपने याद करना है। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये बुक में नहीं दी होती, और आपने ऐसे करनी है जैसे बुक में लिखी है वैसे नहीं करनी, 1 नंबर कट जाएगा। तो आप इसको एक अच्छे तरीके से करें। एनीवे गाइस, आज हम यहाँ का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो कल का लेक्चर है उसमें हम इससे आगे वाली चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको फार्मूला के बारे में बताऊँगा। नो डाउट कि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके एग्जांपल्स जो हैं वो सिलेबस में है, न्यूमेरिकल टाइप, तो वो हमें करना पड़ेगा। एनीवे गाइस, ऐसे नहीं जाना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इससे आने वाले अगले लेक्चर्स की अलर्ट्स मिलती रहें। एंड अच्छे वाला कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।